इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं या जिनके आने की संभावना है वो ज़्यादा है। इससे पहले हमने 22वें चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर है वो 23वां है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। तो 23वां चैप्टर उसका नाम है मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र है, उसमें कौन कौन से प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने मानव का पाचन तंत्र है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न या रिक्त स्थान है कौन कौन सी आएगी उनके बारे में चर्चा की थी। आज इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर 23वां श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकते हैं और कौन कौन से रिक्त स्थान है जो एग्जाम में आ सकती है। तो मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगा। अगर आपको मान लो वो ऑप्शन आ रहा है तो आप बिल्कुल उसका जवाब दीजिए। आपके वो सही है या गलत है उसके बाद में चेक कीजिए। सही क्यों हुआ है उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा और एक एक पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझेंगे। इसलिए क्लास को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न जिसकी हम बात करते हैं कि श्वसन सतह में से गैसों का अभिगमन होता है। देखो प्रश्न है पहला, श्वसन सतह में से गैसों का अभिगमन होता है, कौन सी विधि के द्वारा होता है? श्वसन सतह में गैसों का अभिगमन होता है। ऑप्शन ए है समांतन द्वारा, ब विसरण द्वारा, स सक्रिय श्वसन द्वारा और द है सुगमीकृत विसरण द्वारा। तो कौन सा जवाब सही होगा? अगर आपको आ रहा है तो बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूं कि इसका जवाब सही होगा विसरण विधि द्वारा। तो श्वसन सतह में गैसों का अभिगमन किसके द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा। प्रश्न नंबर 2 पहला हो गया, इसका आंसर क्या हुआ? विसरण विधि। ठीक है, कुछ बोल देता हूं, कुछ लिख देता हूं मैं। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन द्वारा, ब CO2 की सांद्रता अधिक होती है, ड CO2 की सांद्रता कम होती है और द CO2 का लैक्टिक अम्ल की सांद्रता अधिक होती है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में देखो प्रश्न पहले दोबारा सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है उस समय CO2 की सांद्रता अधिक होती है, उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तो इसका जवाब सही क्या होगा? CO2 की सांद्रता का अधिक होना। अगला प्रश्न है तीसरा, दौड़ने पर श्वसन दर बढ़ती है, क्योंकि जैसे हम दौड़ लगाते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है, हमें तेज तेज श्वास है वो लेना पड़ता है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन सुनना, लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है, दूसरा CO2 की सांद्रता अधिक होती है, तीसरा CO2 की सांद्रता कम होती है और चौथा है CO2 व लैक्टिक अम्ल की सांद्रता कम होती है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रश्न क्या है? दौड़ते समय श्वसन दर बढ़ती है, उसका कारण क्या है? CO2 की सांद्रता का अधिक होना। CO2 की सांद्रता का अधिक होना, जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं तो श्वसन दर क्या हो जाती है? अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, उसका कारण क्या है? CO2 की सांद्रता का अधिक होना। अगला प्रश्न चौथा है, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग तथा गैस विनिमय स्थान। देखो ध्यान से समझना, जैसे फेफड़ों का हम संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि ये फेफड़ों की संरचना है, इसमें यहाँ पे क्या पाई जाती है? श्वास नलिकाएं। ठीक है, इन श्वास नलिकाओं में जो सबसे अंतिम भाग होता है इनका, वो क्या कहलाता है? जिसके द्वारा क्या होता है? गैसों का विनिमय। ऑप्शन सुनना, श्वसनिया, श्वसनिकाएं, वायु कूपिकाएं और वायुकोश। तो ये क्या होता है? वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं सही क्या होगा? वायु कूपिकाएं। मतलब वायु कूपिकाएं श्वसनियों का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, और वायु कूपिकाओं के द्वारा ही क्या होता है? गैसों का विनिमय। अगला प्रश्न, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करता है? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करता है? 4, 2, 6 और 8। तो कितने अणु का करता है? 4। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु का वहन करता है? 4 अणु का। अगला प्रश्न, निःश्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। मतलब निःश्वसन क्या होता है? जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो डायफ्राम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
प्रश्न है निःश्वसन के दौरान डायफ्राम होता है ऑप्शन सामान्य, चपटा, गुम्मदाकार और त्रिकसा। तो निःश्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है? गुम्मदाकार। अगला प्रश्न है भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा समान पथ होता है? मतलब भोजन निगलने, जैसे ये बहुत बार मैंने बता भी दिया है पहले भी जो वीडियो बनाए कि जैसे ये होता है मुख गुहा और इधर इसके ऊपर क्या पाया जाता है? नासा गुहा। ठीक है, ये तो क्या होता है? नासा गुहा और ये होता है मुखी गुहा। अब ये दोनों नलियां आकर एक ही जगह पे खुलती है, इस भाग को क्या बोलते हैं? घर्षणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षणी। तो ये प्रश्न सुनना, भोजन निगलने और श्वसन का कौन सा पथ समान होता है? ऑप्शन कंठ, घर्षिका, ग्लोटिस और घर्षणी। तो सही क्या होगा? घर्षणी। अगला प्रश्न, मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं। मानव में फेफड़े, देखो ये प्रश्न कुछ घुमा के पूछा गया है। मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं 3 दाहिनी और 2 बाएं पालियों में। अगला है 2 दाहिनी और 3 बाएं पालियों में। अगला है 2 दाहिनी और 2 बाएं पालियों में। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये याद रखना, मानव के फेफड़े विभक्त होते हैं। ये लिख देता हूं मैं आपको, नोट भी कर लेना इस चीज को। प्रश्न ये है मानव में फेफड़े विभक्त होते हैं तो 3 दाहिनी तथा 2 बाईं पालियों में। ठीक है। अगला प्रश्न, वायु के लिए मानव फेफड़ों की क्षमता होती है। वायु के लिए मानव फेफड़ों की क्षमता, तो ऑप्शन देखो 3000 ml, 1500 ml, 1000 ml और 500 ml। तो वायु के लिए मानव में फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? 3000 ml। ठीक है, वायु के लिए मानव में फेफड़ों की क्षमता कितनी होती है? 3000 ml। अगला प्रश्न है फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? अगला प्रश्न है फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन चुनना, पेरिटोनियम, प्लूरा, पेरिकोर्डियम और ड्यूरामेटर। तो फेफड़ों को आवृत करने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों को साथ में अच्छी तरह से इनके आंसर देखते रहना। अगला प्रश्न है फेफड़ों में जैव क्षमता क्या होती है? देखो इंपॉर्टेंट है, जैव क्षमता। फेफड़ों में जैव क्षमता ये नोट कर लेना, IRV प्लस TV प्लस ERV। फेफड़ों में जैव क्षमता क्या होती है? IRV प्लस TV प्लस ERV। अगला प्रश्न है एक बार श्वास में ली गई तथा बाहर निकाली गई वायु को क्या कहते हैं? जैसे हम एक बार में श्वास लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन सुनना, अवशिष्ट वायु, दूसरा जैव वायु, तीसरा ज्वारीय वायु और चौथा उपरोक्त सभी। तो उसको क्या बोला जाता है? ज्वारीय वायु। अगला प्रश्न है हेमरबर्गर की घटना का अन्य नाम क्या है? हेमरबर्गर की घटना है उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सुनना, हाइड्रोजन शिफ्ट विधि, क्लोराइड शिफ्ट विधि, कार्बनिक अम्ल शिफ्ट विधि और सोडियम पोटेशियम पंप। हेमबर्गर की घटना का अन्य नाम क्या होता है? क्लोराइड शिफ्ट विधि। अगला प्रश्न, मानव श्वसन तंत्र के भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं? ऑप्शन श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, उपरोक्त सभी। तो ये सब क्या होते हैं? श्वसन तंत्र के ही भाग होते हैं। तो इसमें सही क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, कंठ की भित्ति को सहारा प्रदान करने वाली उपास्थि का नाम बताइए। कंठ की भित्ति को सहारा प्रदान करने वाली उपास्थि का नाम, ऑप्शन है थायराइड, किकाइड, एरिटिनाइड और उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर भी क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। तो दोबारा सुनना, कंठ की भित्ति को सहारा प्रदान करने वाली उपास्थियां कौन कौन सी है? तीनों याद रखना, थायराइड, किकाइड और एरिटिनाइड्स। तो इसमें ऑप्शन सही क्या होगा? उपरोक्त सभी। निःश्वसन कहलाता है, किसको बोलते हैं? वायु का शरीर में प्रवेश करना। ये याद रखना, निःश्वसन हम वायु को शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, उत्श्वसन वायु को हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, निःश्वसन किसको बोलते हैं? हम वायु को, श्वास को हम शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसको तो क्या बोला जाता है? निःश्वसन बोला जाता है। और जब हम वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उत्श्वसन बोला जाता है। अगला प्रश्न,
फेफड़ों में वायु का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? देखो, फेफड़ों से वायु का शरीर से बाहर निकलना, ध्यान से सुनना, बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, अंदर ग्रहण करना निःसंसन। लेकिन इसमें ऑप्शन देखना, इनहेलेशन, एक्टेहेलेशन, बायसंसन, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर सही होगा एक्टेलेशन। एक्टेलेशन, फेफड़ों से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्टेलेशन। अगला प्रश्न, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उत्सर्जित में बाहर निकाली गई है, मतलब एक श्वास में हम वायु को कितना बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन जैव क्षमता, उत्सर्जित क्षमता, निःसंसन क्षमता और अवशिष्ट क्षमता। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उत्सर्जित से, मतलब एक बार में श्वास में बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उत्सर्जित क्षमता। अगला प्रश्न है जैव क्षमता का माप। जैव क्षमता का माप देखो, ऑप्शन दिए है 5800 ml, 4600 ml, 3000 ml, 2000 ml। तो सही क्या होगा? 4600 ml। जैव क्षमता का माप कितना होता है? 4600 ml। अगला प्रश्न, वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःसंसन, मतलब एक बार में हम कितनी श्वास को अंदर ले सकते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है उत्सर्जन आरक्षित आयतन, निःसंसन आरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन और अवशिष्ट आयतन। तो एक बार में हम श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? निःसंसन आरक्षित आयतन। क्या बोला जाता है? निःसंसन आरक्षित आयतन। अगला है फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग जो अभी आया था, श्वास नली की शाखा होती है, उसका अंतिम भाग को क्या बोलते हैं? वायु कूपिकाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न, फेफड़ों का प्रवाही आयतन होता है। फेफड़ों का प्रवाही आयतन होता है। ऑप्शन 500 ml, 1000 ml, 5000 ml और 2000 ml। तो फेफड़ों का प्रवाही आयतन कितना होता है? 500 ml। अगला प्रश्न, श्वसन केंद्र उपस्थित होते हैं। श्वसन केंद्र उपस्थित होते हैं, ऑप्शन है सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोगेटा में और हाइपोथैलेमस में। तो श्वसन केंद्र कहाँ पे उपस्थित होते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा में। श्वसन केंद्र कहाँ पे उपस्थित होते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा में। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है। ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है, मतलब ऑक्सीजन विघटन वक्र होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सिग्माइड, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और सीधी रेखा। तो ऑक्सीजन विघटन वक्र को क्या बोला जाता है? सिग्माइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिग्माइड। अगला प्रश्न, गैस विनिमय का प्रमुख स्थान। गैस विनिमय 2-3 बार मैंने अभी बता दिया है। गैस विनिमय कौन से भाग में होता है? वायु कूपिकाएं। कहाँ पे पाई जाती है? फेफड़ों में। सबसे अंतिम भाग को क्या बोला जाता है? वायु कूपिकाएं। अगला प्रश्न, फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है, मतलब कुल क्षमता कितनी होती है? तो देखो, ऑप्शन है 2000 से 4000 ml, 5000 से 6000 ml, 3000 से 9000 ml, 500 से 1000 ml। प्रश्न है फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है तो 5000 से 6000 ml होती है। अगला, मानव में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है? तो मानव में मुख्य श्वसन अंग, ऑप्शन श्वास नली, नासाद्वार, श्वसनी, फेफड़े। शायद सबको आ रहा है। प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। अगला है श्वसन नली की लंबाई कितनी होती है? जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसके अंदर देखो, ऑप्शन है 12 सेमी, 14 सेमी, 16 सेमी, 18 सेमी। तो सही क्या होगा? 12 सेमी। मतलब श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? 12 सेमी होती है। अगला प्रश्न, श्वसन मार्ग व मुख्य मार्ग को पृथक करता है। ठीक है, श्वसन मार्ग और मुख्य मार्ग है, उस दोनों को अलग अलग कौन करता है? ऊपरी होठ, फ्रेंकुलम, तालु, वेलम पेलाइटी। तो कौन सा भाग करता है? तालु का भाग होता है वो, उसको अलग करता है। अगला, थायराइड उपास्थि किस में होती है? थायराइड ग्रंथि है, सीधी सी बात है, सबको पता है, गले में होता है। ठीक है, तो थायराइड है उपास्थि, वो किस में? ऑप्शन कंठ, घर्षणी, कर्णपल्व और नासिका। तो थायराइड ग्रंथि में, मतलब जैसे सूजन आ जाती है तो बोलने में तकलीफ होती है, तो कंठ है उसके अंदर, ऑप्शन सही होगा कंठ। अगला, कृत्रिम श्वसन के अंतर्गत रोगी के मुख में लगभग कितनी बार ज्वारीय आयतन से दुगुनी हवा भरनी चाहिए? ऑप्शन 10 बार, 12 बार, 14 बार, 16 बार। तो ऑप्शन हो क्या होगा? 12 बार। संवातन एक क्रिया है। अगला प्रश्न है, संवातन एक क्रिया है।
ऑप्शन भौतिक, रासायनिक, उदासीन, उपरोक्त सभी। तो संवातन कौन सी क्रिया होती है? भौतिक क्रिया होती है। अगला, डायफ्राम सहायक होता है। डायफ्राम है वो देखो किस में सहायक होता है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। मल त्यागने में, प्रसव में, संवातन में, उपरोक्त सभी। तो किस में होगा? उपरोक्त सभी का कोई चांस नहीं है। तो कौन सा सही होगा? संवातन में। डायफ्राम किस में सहायक होता है? संवातन में। अगला, फेफड़ों में लगभग कितनी वायु कूपिकाएँ पाई जाती है? फेफड़ों में लगभग कितनी वायु कूपिकाएँ पाई जाती है? 50 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 60 करोड़। तो कितनी पाई जाती है? 60 करोड़। नासा गुहा आंतरिक द्वारों द्वारा खुलता है। किस में खुलता है? नासा गुहा होती है वो आगे चलकर किस में खुलती है? तो नासा ग्रसनी में, डायफ्राम में, श्वसनी में, फुफ्फुस में। तो नासा गुहा के आगे का भाग ग्रसनी में, मुख गुहा के आगे का भाग ग्रसनी। तो सही क्या होगा? ग्रसनी। अगला प्रश्न देखो, ये तो थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब कुछ रिक्त स्थान है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर के इतने ही है, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब रिक्त स्थान, जो 3 रिक्त स्थान आते हैं अपने एग्जाम में, तो उनमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो देखो, वायु का शरीर में प्रविष्ट होना खालिस्तान कहलाता है। वायु का शरीर में प्रविष्ट होना मतलब अंदर जाना क्या कहलाता है? निःश्वसन कहलाता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? निःश्वसन। अगला प्रश्न, श्वसन की सामान्य दर को खालिस्तान कहते हैं। देखो, श्वसन की सामान्य दर को खालिस्तान कहते हैं यूपनेया। श्वसन की सामान्य दर को खालिस्तान में क्या आएगा? यूपनेया। अगला प्रश्न, विश्राम अवस्था में उच्च श्वसन क्रिया खालिस्तान होती है। तो निष्क्रिय होती है, मतलब बिल्कुल आप सामान्य स्थिति में हो, ठीक है, उसमें समय उच्च श्वसन बाहर छोड़ने की क्रिया क्या होती है? निष्क्रिय। अगला प्रश्न, श्वसनी एवं श्वसनिकाएं खालिस्तान उपकला द्वारा आस्तरित होती है। श्वसनी एवं श्वसनिकाएं खालिस्तान उपकला द्वारा आस्तरित होती है। तो कौन सी उपकला द्वारा आस्तरित होती है? पक्षमाभी। कौन सी उपकला द्वारा होती है? पक्षमाभी। कौन सी? पक्षमाभी। अगला प्रश्न, फुफ्फुसों की क्षमता का माप खालिस्तान से किया जाता है। फुफ्फुसों की क्षमता का माप खालिस्तान से किया जाता है। तो स्पाइरोमीटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। फुफ्फुसों की क्षमता का माप किससे किया जाता है? तो स्पाइरोमीटर्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम? फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई खालिस्तान कहते हैं कूपिकाएं। अगला प्रश्न, फेफड़ों में श्वास नली की शाखा का अंतिम भाग खालिस्तान कहलाता है। फेफड़ों में श्वास नलियों का अंतिम भाग खालिस्तान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वायु कूपिकाएं। वायु कूपिकाएं। तो ये बहुत बार आ भी चुका है प्रश्न, ठीक है, और इस बार भी आ सकता है कि वायु कूपिकाएं क्या होती है। इनका काम क्या होता है? गैसों का विनिमय करना, आदान प्रदान करना। अगला प्रश्न है, ग्रसनी के अधर पर पाए जाने वाला छिद्र खालिस्तान कहलाता है ग्लोटिस। क्या कहलाता है? ग्लोटिस। क्या कहलाता है? ग्लोटिस। अगला प्रश्न, श्वसनी सतह पर खालिस्तान होता है, ये क्या काम करती है? गैसों का विनिमय। तो खालिस्तान में क्या आएगा? गैसों का विनिमय। श्वसन सतह पर खालिस्तान होता है गैस विनिमय। और लास्ट प्रश्न है, नासा मार्ग बनाने वाली खालिस्तान अस्थि है नेजल। कौन सी है? नेजल। नासा मार्ग कौन सी अस्थि बनाती है? नेजल अस्थि है। वो किसका निर्माण करती है? नासा मार्ग का निर्माण करती है। तो ये कुछ 23वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। शायद इनसे बाहर एग्जाम के अंदर प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इनको देखिए, एक बार 2 बार अपने जितने भी साथी हैं उनके साथ में भी इसको शेयर कीजिए। और इनमें जो प्रश्न आ रहे हैं, कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं, क्योंकि टोटल मैंने प्रश्नों की संख्या है वो 45 प्रश्न बोले हैं अभी, तो इन 45 में से आपको कितने आ रहे हैं उसका जवाब भी आपको कमेंट के अंदर लिखना है। और वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं, तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलेंगे। धन्यवाद।